हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 11 समझाना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है देखिए। मान लीजिए कि f बराबर ए बी कॉमा ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z यानी कि पूर्णांक हैं द्वारा परिभाषित z टू z यानी कि z बाई z कार्तीय गुणन है का एक उप समुच्चय है। ठीक है, क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चूंकि देखिए इसको समझते हैं। चूंकि z बाई z का एक उप समुच्चय संबंध f बराबर ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, यह है संबंध f, ये इस प्रकार से परिभाषित है। यदि a बराबर, अब हम इसको समझाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये f फलन है या नहीं। ये संबंध जो दिया हुआ है f, ये फलन है या नहीं। तो उसके लिए हम देखिए a बराबर 3, कई मान ले सकते हैं हम, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि a बराबर हम 3 लें और b बराबर 6 लें तो कितना आएगा? ए बी बराबर 18 और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 और 3 9। तो इसका योग जो होगा वो 9 आ रहा है और गुणा 18। ठीक है, एक क्रमित योग हमारा इसके आधार पर ही आ जाएगा। तो 18,9 जो कि f क्या है? जो संबंध जो है ये इस नियम के अनुसार जो क्रमित युग्म प्राप्त होंगे उसका समुच्चय f कहलाएगा। तो 18 और 9 क्या है? f का एक अवयव होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम a का मान 2 लें और b का मान 9 लें तो कितना आएगा? a b बराबर 9 दूनी 18 और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 9। ठीक है, 2 प्लस 9 ये आ गया। तो ये कितना आ गया? 11 और ए भी कितना आया? 18। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले में भी पहला प्रथम घटक कितना था? 18 और यहां पर भी कितना आया? 18। तो इसके क्रमित युग्म का मान कितना होगा? इस नियम के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार a यानी कि 18,11। तो ये भी क्या है? इसके नियम के अनुसार ये फलन, ये संबंध f का अवयव है। ये f क्या है? ये जितने क्रमित युग्म प्राप्त होंगे इससे, इसका समुच्चय f कहलाएगा। अभी फलन सिद्ध नहीं किया। तो अब हम इस आधार पे हमने बताया था कि फलन उस संबंध को फलन कहते हैं जिसके सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, जिसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है देखिए, यहां पर 18 जो अवयव है, हम एक एग्जांपल की बात करें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे इसमें। एक 18 का एक अवयव है हमारा, जो प्रतिबिंब है सह प्रांत में वो 9 है और यहां पर भी 18 का प्रतिबिंब कितना है? 11 है। तो हमने बताया था प्रांत के किसी भी अवयव के सह प्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होते। तो अगर अद्वितीय प्रतिबिंब होते हैं तब तो वो फलन होता है, जब एक से अधिक प्रतिबिंब होते हैं तो वो फलन नहीं होता। हम कह सकते हैं चूंकि f के प्रांत के अवयव 18 के सह प्रांत में दो प्रतिबिंब 9 तथा 11 प्राप्त होते हैं, अतः संबंध f z से z में एक फलन नहीं है। ये हमें बताना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी अक्सर परीक्षा में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 तथा f इज सच दैट a टू n, यानी कि a टू n, a प्रांत तो है ये और n क्या है? जो भी प्राप्त होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो fn बराबर
n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा, Fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। f का परिसर ज्ञात कीजिए। f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है? 9, 10, 11, 12, 13। 9, 10, 11, 12, 13। तो Fn इज इक्वल टू n का महत्तम अभाज्य गुणक। Fn इज इक्वल टू क्या है? n का महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक, ये दिया हुआ है, सही है, n का महत्तम अभाज्य गुणक। अब a बराबर क्या है? देखिए a बराबर, इसका प्रांत है 9 था, 9 के गुणनखंड करें 3 गुणा 3, 2 गुणा 5, 10 के हो गए 2 गुणा 5, 11 के हो गए 11 गुणा 1, और 12 के हो गए 2 दूनी 4 तिया 12। समझ में आ रहा होगा? और 13 के हो जाएंगे 13 गुणा 1। अब जो n है, n का महत्तम अभाज्य गुणक, अब इसमें महत्तम अभाज्य कौन सा है? 3, तो महत्तम क्या हो गया यहां पर? n बराबर 9, तो Fn कितना हो जाएगा? 3। जो इसका मान लिया जाएगा वो 3 लिया जाएगा, महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक है, अगर n बराबर 10 है तो F10 कितना हो जाएगा? 5। इसमें महत्तम अभाज्य कौन सा है? 5, महत्तम चाहिए। तो इसी तरह से n11, तो n अगर 11 है तो F11 कितना हो जाएगा? इसका महत्तम अभाज्य गुणक क्या है? 11। इसी तरह से अगर n बराबर 12 है, ठीक है, n बराबर 12, तो F12 बराबर कितना हो जाएगा? 3। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, तो इसमें अभाज्य गुणन और वो महत्तम होना चाहिए, वो कितना है? 3 है, सबसे बड़ा, तो इस 3 आ गया। ऐसे ही 13 में 13 गुणा 1, तो अभाज्य गुणक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13। ठीक है, तो ये आ गया 13। तो अब f का परिसर कितना होगा? यानी कि इसके द्वितीय घटक क्या प्राप्त होंगे? 3, 5, 11, 3 और 13। 3, 5, 11, 3, 13। लेकिन समुच्चय का जो नियम है कि कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, किसी भी अवयव का रिपीटिशन नहीं होता, रिपीट नहीं होता। तो f का परिसर कितना हो जाएगा? 3, 5, 11, 13। जो 3 2 बार लिखा था उसको हमने एक बार लिख दिया, तो ये हमारा परिसर प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों सवाल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं, इसको आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और पिछला चैप्टर ठीक प्रकार से लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, और उसको समझेंगे और दोहराएंगे। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, क्या है पाठ का नाम? त्रिकोणमितीय फलन। तो अब देखिए, यदि एक किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमती है, तब घूर्णन की मूल स्थिति प्रारंभिक भुजा और अंतिम स्थिति अंतिम भुजा कहलाती है। देखिए, यदि एक किरण, मान लीजिए ये किरण है, ठीक है, और अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमती है, इसका प्रारंभिक बिंदु है, अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमती है, ठीक है, तो घूर्णन की मूल स्थिति, ये स्थिति तो क्या कहलाएगी? प्रारंभिक भुजा, और ये स्थिति क्या कहलाएगी? अंतिम भुजा, और इसके बीच का जो कोण होगा, ये जो इसका घुमाव होगा, ये इसका कोण कहलाता है। ठीक है, ये मैंने चित्र की से भी समझाया है। जैसे ये है, तो इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्रारंभिक भुजा ये कहलाएगी, और ये अंतिम भुजा, और जितना घुमाव होगा इसका, इसको हम शीर्ष के परितः जितना घुमाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब कोण की परिभाषा भी समझ लीजिए। प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा के बीच के घुमाव या घूर्णन को कोण कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये कोण कहलाता है इसका। ठीक है, कोण कहते हैं। जब घूर्णन वामावर्त हो तो कोण धनात्मक कहलाता है। देखिए, घूर्णन वामावर्त हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? धन, जो कोण है वो धनात्मक होता है। और यदि वामावर्त घूमेगा इस तरफ को, ठीक है, एंटी क्लॉक,
तो कोण दक्षिणावर्त होगा तो कितना होगा, ठीक है, तो दक्षिणावर्त अगर इसका घुमाव हो तो ये दक्षिणावर्त कहलाता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो कोण ऋणात्मक कहलाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये हमने प्रारंभिक भुजा को इसके परिधि इसको घुमाया तो क्या हुआ, ये कोण ऋणात्मक होगा, और ये जब वामावर्त घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये कोण की परिभाषा मैंने आपको बताई चित्र के माध्यम से भी और वैसे भी। अब नेक्स्ट है, कोण मापन की दो इकाइयां होती हैं। जो कोण जो नापा जाता है वो दो इकाइयों में नापा जाता है, एक तो कहलाता है डिग्री माप और दूसरी कहलाती है रेडियन माप, ठीक है। डिग्री माप और जैसे कहते हैं ना इतने डिग्री, तो यहां पर रेडियन और आ जाता है, रेडियन भी पढ़ा होगा आपने, तो रेडियन माप दूसरी है रेडियन माप, ठीक है। तो डिग्री माप क्या होता है, किसी कोण के, डिग्री माप देखिए, किसी कोण के लिए प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा के बीच घुमाव एक पूर्ण चक्र होने पर 360 डिग्री का कोण आंतरित करता है। किसी कोण के लिए प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा के बीच घुमाव एक पूर्ण चक्र होने पर, पूरा चक्र होने पर 360 डिग्री का कोण आंतरित करता है। जैसे ये है, इसको अगर हम पूरा घुमा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये एक चक्र हो जाता है, तो ये कितना कोण घुमाएगा, कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। अगर हम इसे पूरा घुमा दें और इस शीर्ष बिंदु के परितः घुमाएंगे तो ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री का कोण आंतरित होता है। जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्रण अथवा परिक्रमा का 1/360वां भाग होता है। जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्रण अथवा परिक्रमा का 1/360वां भाग होता है, तो कोण की माप 1 डिग्री होती है। जैसे ये है, तो इसमें कितने भाग होंगे, आपने चांदा देखा होगा, तो इसमें 360 भाग होते हैं, ये इस तरह से। तो उसमें से उसका 360 है, तो एक भाग का मान कितना होगा, 1/360, ठीक है। तो होता है जब कोण की माप 1 डिग्री होती है। इसको समझ लीजिए, जब प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक चक्रण यानी कि एक चक्कर अथवा परिक्रमा का 1/360वां भाग होता है, तब कोण की माप 1 डिग्री होती है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। 1 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट। तो इसको हम ये एक डैश लगाकर प्रदर्शित करते हैं, मिनट ना लिख के हम क्या करते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 1 डिग्री के भी कितने, 60 भाग हो सकते हैं। एक जो छोटा सा पॉइंट होता है चांदे में, वो भी क्या होता है, उसके भी 60 मिनट कह सकते हैं हम। 1 डिग्री का बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। तो यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है। तो हम इस तरह से हम 1 डिग्री को सेकंड में बदल सकते हैं, 1 डिग्री को मिनट में बदल सकते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको बताएंगे। अब आता है रेडियन माप। रेडियन माप क्या होती है, एक मात्रक त्रिज्या वाले, एक मात्रक यानी कि मात्रक का मतलब एकांक भी कह देते हैं, एक मात्रक, तो उसमें 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो एक मात्रक कह दिया हमने, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में एक मात्रक लंबाई, एक मात्रक का मतलब हमें पता नहीं, वो मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, ठीक है। तो एक मात्रक लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण की माप 1 रेडियन कहलाती है, ठीक है। एक मात्रक त्रिज्या वाले कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक मात्रक है, में एक मात्रक लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त भी हमारा एक मात्रक त्रिज्या का है और उसके पर जो चाप होता है, के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण
की माप 1 रेडियन कहलाती है। ठीक है, किसी वृत्त में त्रिज्या की एक पूर्ण परिक्रमा, किसी वृत्त में त्रिज्या की एक पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई कोण आंतरित करती है। जैसे अभी मैंने बताया, इसको आप पूरा घुमाएंगे तो ये वैसे तो डिग्री में तो 360 होता है, और वो पूरी परिक्रमा पर क्या होता है, 2 पाई रेडियन कोण का कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन बराबर किसके होगा, 360 डिग्री। किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। तो अब इसके बाद आता है डिग्री तथा रेडियन में क्या संबंध है। अभी मैंने बताया आपको, तो 2 पाई बराबर क्या होता है, 360 डिग्री, तो उसी पर आधारित है ये। तो देखिए, वृत्त केंद्र पर एक वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप कितनी होती है, 2 पाई रेडियन होती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360। ठीक, तो इससे पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ जाएगा, तो पाई रेडियन बराबर, पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 हो जाएगा। 360 बटे 2 कितना हो गया, 180। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, ये पाई जो है वो 180 के नीचे आ जाता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 बटे पाई। तो इसको अगर हम निकालें 22 बटे 7 रख के, तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, 57 डिग्री 16 मिनट निकटतम। ठीक है, ये अभी हम बताएंगे कैसे आया होगा, ये अभी सवाल आएंगे तो डिग्री मिनट में कैसे चेंज किया जाता है ना, तो इसको कैसे लिखा जाता है निकटतम मान, तो ये बताया जाएगा आपको। तो इसको हम याद रख सकते हैं, 1 रेडियन का मान कितना आएगा, लगभग 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, तो अब 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो इसका मान भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 0.01745 रेडियन निकटतम मान है ये। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर हमें एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इस तरह से रूपांतरण और परिवर्तन के सवाल आएंगे। तो रेडियन को डिग्री में तथा डिग्री को रेडियन में व्यक्त किया जा सकता है। क्या बताया, रेडियन को डिग्री में तथा डिग्री को रेडियन में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बताया, तो 1 रेडियन बराबर, अगर रेडियन को बदलना है, कितना ही कोण हो, यहाँ पर अभी तो एक की बात बता रहे हैं, अगर जैसे 60, जैसे कोई पाई बाई कुछ या जो भी होगा रेडियन पाई में होता है, तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। ऐसी एक डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, दोनों को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, अब आता है यहां पर क्या लेते हैं, पाई का मान 22 बटे 7 लेते हैं। जब हम इसका परिवर्तन करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, तो इसमें 22 बटे 7 उपयोग में लाते हैं। तो अब देखिए, एक संबंध आप इस पर आधारित सवाल होंगे, थीटा कोमा एल और आर में संबंध, थीटा कोमा, ठीक है, तो मान लिया ये हमारे पास वृत्त है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो अगर इसकी त्रिज्या आर है, कितनी है, आर, और ये, और इस पर कोण कितना, ये चाप कितना है, एल, और ये इस पर कितना थीटा का कोण बनाता है, तो हम कह सकते हैं यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, और चाप की लंबाई एल है, द्वारा केंद्र पर आंतरित, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितना है, थीटा। ठीक है, थीटा रेडियन है, तो एल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल बटे आर। वैसे भी हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हम जानते हैं ना, पढ़ा है हमने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, आर थीटा। तो ये सूत्र हम उपयोग में लाएंगे, जिस किन्हीं दो का मान दिया होगा, तीसरे का निकालना होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे इसमें, जब भी हम इस सूत्र में थीटा का मान, इस सूत्र से थीटा का मान निकालेंगे तो हमें रेडियन में प्राप्त होगा,
और जब मान रखेंगे, मान लिया एल निकालना है तो थीटा का मान किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मान लिया थीटा दिया है डिग्री में दिया है और आपने बदला नहीं उसको रेडियन में और ऐसे रख दिया तो आपका उत्तर गलत आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कोण के बारे में बताया, उसकी माप बताई और डिग्री और रेडियन में संबंध और थीटा एल और आर में संबंध बताया। तो इसको आज आप याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और पिछला काम पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।